बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 22 जून पाकिस्तान में पीर की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 205। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड से मुज़ाकरात का अहवाल। मुज़ाकरात के अंदर खलल आ गया है क्योंकि ईरान ने मज़ीद मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। ये सब कुछ हुआ कैसे, ये भी आपको बताएंगे और कुछ टेंस फुटेज भी आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ कि जो पिछला व्लॉग है उसमें हमने आपके सामने फुटेज भी रखी जो जेडी वैंस थे, उनके कुछ कलमात भी रखे जो उन्होंने फील्ड मार्शल और अपनी बेगम का एक मुआवजना दिया कि कितनी ज़्यादा बात उनकी फील्ड मार्शल से पिछले 3 महीनों में हो रही है। बहरहाल जब मुज़ाकरात का बाकायदा सेशन, ये तो वो मुलाकातें थीं जो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ और कतरी डेलीगेशन के साथ अमरीकी वफ्द ने की अलग से और ईरानी वफ्द ने अलग से की, लेकिन जब सब ने इकट्ठे बैठकर मुज़ाकरात करने थे तो वहाँ पर सबको हैरान कर देने वाले मनाजर सामने आए। ये तकरीबन 60 से 80 मिनट का पहला दौर हुआ। एक दौर हुआ और दूसरा दौर शुरू होने से पहले ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करने। तो जो पहला दौर होना था उसके लिए एक अलग से कॉन्फ्रेंस रूम या कमरा जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने थे, वहाँ पर अमरीकी डेलीगेशन पहुँच गया। अमेरिकी डेलीगेशन जिसमें जैरेड कुशनर हैं जो सदर ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ हैं जो मिडल ईस्ट के लिए उनके स्पेशल एनवॉय हैं, इन दोनों के साथ आसिम मुनीर साहब के गहरे मरासम हैं। इनके साथ कैसे मरासम हैं वो हम आपको बहुत बार डिटेल से बता चुके हैं कि जो स्टीव विटकॉफ हैं उनके बेटे के साथ पाकिस्तान ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए जो उनकी एक कंपनी है जो रेमिटेंसेस और क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड काम करती है, और उस तरीके से पाकिस्तान करीब हुआ स्टीव विटकॉफ के, और स्टीव विटकॉफ के ज़रिए से आसिम मुनीर जो हैं वो करीब हुए वाइट हाउस के सदर ट्रंप भी और जेडी वैंस भी और दूसरे सब के भी। अब यहाँ पर आपको ये याद रहे कि जो क्रिप्टो से रिलेटेड सारा मामला था उस टाइम ऐसे ही लगा जैसे पाकिस्तान में आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करनी है। हालांकि आपके सामने ये हमने बताया था कि पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। असल दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर $500 की एनर्जी इस्तेमाल होती है, ओवरऑल खर्च होता है एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। पाकिस्तान में तकरीबन $54,000 लगेंगे एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। मतलब कि पाकिस्तान में ये बहुत इतना ज़्यादा खर्च आएगा, आजकल तो उतनी शायद कीमत भी बिटकॉइन अदा ना कर सके। लेकिन ये सौदा बेचा गया क्योंकि उन्हें भी लूर करना था और सभी को बेवकूफ़ बनाना था। ये हमारा पहला मौका नहीं है कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हम अगर 78 साल से या 75 साल से अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते आए हैं तो हम बाकी सबको भी बेवकूफ़ ही बनाते आए हैं। बहरहाल मरासम बन गए, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी बीच में से गायब हो गई और अब आजकल पूरी तवज्जो जो है वो ईरान जंग पर है और हम सालसी करवा रहे हैं। बहरहाल ईरान का डेलीगेशन जो है वो अंदर नहीं आया और अमरीकी डेलीगेशन आके वहाँ पर खड़ा रहा। इसकी फुटेज अब सबके सामने मौजूद है और पूरी दुनिया को इसने हैरान कर दिया है। अमूमी तौर पर जिसके पास लेवरेज ज़्यादा होती है वो बाद में आता है। मतलब जो रिसीविंग एंड पे होता है मुज़ाकरात में, एक पार्टी ज़ाहिर है भारी पार्टी होती है। हमेशा मुज़ाकरात होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान और दोनों का उसमें फ़ायदा और नुकसान होता है, ज़ाहिर है। लेकिन हर मुज़ाकरात के अंदर तकरीबन एक ऐसी पार्टी होती है जो थोड़ी सी भारी होती है। जैसे अभी अगर आप यूक्रेन और रशिया की अगर आप सुलह करवाने के लिए उन्हें किसी जगह पर बिठाते हैं तो जाहिर बात है इस वक्त भी मेरे ख्याल में रशिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली जो सूरत हाल है इसमें भी ईरान अगर ये समझता है उनका पलड़ा भारी है तो वो बाद में आएंगे कमरे में, और अगर अमेरिका समझता है कि उनका पलड़ा भारी है तो वो बाद में आएंगे, और अगर कोई बहुत भी अच्छा अरेंजमेंट होगा तो दोनों इकट्ठे दाखिल होंगे। यहाँ पर सबने अजीब मनाजर देखे कि अमरीकी वफ्द आ गया, इनके साथ खड़े होकर बातें करता रहा और वहाँ पर काफ़ी लंबा अरसा, कोई 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट नहीं, वहाँ पर बहुत लंबा अरसा उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और फिर जब ईरानी वफ्द आया तो उन्होंने पहले ये, एक तो वो लेट आए, इनको इंतज़ार करवाया अमरीकी वफ्द को। अब यहाँ पर ये याद रहे कि ये जो वफ्द ने आना था ये कोई बाहर से नहीं आना था, वो उसी होटल में उसी प्रॉपर्टी में किसी और कमरे में बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए, जानबूझ के लेट हुए। ये ईरान ने तमाम के तमाम ऑप्टिक्स मैनेज किए। वो पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि हम रिसीविंग एंड पे नहीं हैं, अमेरिका रिसीविंग एंड पे है। मतलब कि इस सुलह को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका का है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी का ट्रेड राउट है उसको चोक किए हुए बैठे हैं।
बहरहाल ईरान ने अपनी मर्जी के मुताबिक काफ़ी देर के बाद वो उस कमरे में आए। जो गालिबाफ हैं वो नहीं आए, सिर्फ अराकची आए और उन्होंने आकर ये बताया कि हमें प्रेस कमरे में नहीं चाहिए। मतलब सामने जहां इन्होंने खड़े होकर एक ग्रुप फोटो देना था, एक अलामती फ़ोटो जिससे पूरी दुनिया में कल उसने छपना था अखबारात में, हैंड शेक होना था, दिखाना था कि एक तरफ गालिबाफ और दूसरी तरफ जो जेडी वैंस हैं और फिर तमाम जो सालस हैं वो पीछे खड़े हैं और वो दोनों हाथ मिला रहे हैं, या लेफ़्ट राइट सालस खड़े हैं और वो दरमियान में हाथ मिला रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बननी थी और वो तस्वीर हर जगह शाया होनी थी। जो इराकची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि हमें प्रेस कमरे में नहीं चाहिए। अब जो जेडी वैंस हैं उन्होंने पहली गलती जल्दी आकर की, दूसरी गलती ये की कि प्रेस कमरे के अंदर थी जब वो आकर खड़े हो गए। उससे हुआ क्या कि वो जो खड़े इंतज़ार कर रहे थे, और एक इंतज़ार करने की भी एंग्जाइटी होती है, आपको भी कहीं इंतज़ार करना पड़ता है तो वो कोई बहुत प्लेजेंट काम तो नहीं होता किसी का इंतज़ार करना। तो वो जो इंतज़ार की एंग्जाइटी थी वो भी, क्योंकि प्रेस कमरे के अंदर थी, अमूमी तौर में शुरू में थोड़ी देर प्रेस को रखा जाता है और फिर उन्हें अल्लाह हाफिज़ कर दिया जाता है, वहाँ से खुदा हाफिज़ कर दिया जाता है, और बाद में उसी कमरे के अंदर फिर डेलीगेशन बैठ के बात करता है या किसी और कमरे में। अब प्रेस वहाँ मौजूद थी और वो आकर खड़े हो गए और इस सारे टाइम में प्रेस उनकी तमाम बॉडी लैंग्वेज को और तमाम चीज़ों को वीडियो टेप करता रहा। और ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी ऐसी तस्वीर भी जेडी वैंस की गई जिसमें वो वाज़े तौर पर एंग्जाइटी में नज़र आ रहे थे। फिर इराकची जो हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वो दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि हमें कमरे में प्रेस नहीं चाहिए, मतलब प्रेस को बाहर भेज दें। और उन्हें यह बताया गया कि हैंडशेक होना है और एक ग्रुप फ़ोटो बननी है। उन्होंने कहा नहीं, हम हैंडशेक की तस्वीर नहीं बनाएंगे। मतलब ईरान ने इनकार कर दिया कि वो अमरीकी जो नायब सदर हैं और उनका डेलीगेशन है उनके साथ हैंडशेक तस्वीर कैमरे के सामने नहीं करेंगे और तस्वीर नहीं बनवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे मिले नहीं या उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। ज़ाहिर है मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं तो हैंडशेक भी करेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन कैमरे के सामने जो एक अलामती हैंडशेक होता है वो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। तो ईरान लेट आया, प्रेस के सामने आने से इनकार किया कि प्रेस की मौजूदगी में हमने अंदर नहीं आना, प्रेस को बाहर भेजा गया और हैंडशेक से भी इनकार कर दिया। तो ये जो 3 ऑप्टिक्स थे ये ईरान ने अपने हक में किए। ये ज़रा तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान ने इनकार कर दिया तस्वीर लेने से। अब हम तो वहाँ लेने ही तस्वीर गए हैं, तो आप हमारे तीनों लोगों के बेचारों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए हैं। ऐसे है जैसे किसी के गड्ढे का पहिया टूट गया हो, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है, तीनों का आप देख लें अहवाल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 60 से 80 मिनट की पहली सेशन हुई। पहला एक वहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है हम खुद तो वहाँ नहीं हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि 60 से 80 मिनट का सेशन हुआ जिसके अंदर यूरेनियम के ऊपर बातचीत हुई। ये जितने भी हल तलब मामलात हैं, पैसों से रिलेटेड हों, वो भले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड बातचीत हो, तो वो तमाम चीज़ों के ऊपर एक इनिशियल गुफ्तगू हुई। दूसरा सेशन शुरू होना था, एक ब्रेक ली गई कि उसके दरमियान में सदर ट्रंप ने अमेरिका में एक इंटरव्यू दे डाला जो ऑन एयर हो गया। उस इंटरव्यू से सदर ट्रंप का ये बयान वायरल हो गया जिसमें सदर ट्रंप ने ये कहा कि अगर ईरान बंदे का पुत्र ना बना तो हम ईरान को दबड़दूस कर देंगे, मतलब कि ईरान की तबाही निकाल देंगे, उसको हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे, हम इतने बम मारेंगे कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करेंगे और तबाही मचा देंगे। और उन्होंने उसमें ये कहा कि अगर ईरान ने जो प्रॉक्सीज़ हैं जैसे हिजबुल्लाह हैं और दूसरे हैं उनको फाइनेंस करने से वो बाज ना आए, उन्हें सपोर्ट करने से बाज ना आए, अपनी प्रॉक्सीज़ जो है उन्हें उन्होंने एक्टिवेट करने से अपने आप को ना रोका, तो हम फिर ईरान की तबाही कर देंगे। अब याद कीजिए वो जो 14 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इनिशियल मुआहदा हुआ, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि ईरान को नहीं कहा जाएगा कभी भी कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ से पीछे हटें या ईरानी प्रॉक्सीज़ को निशाना खित्ते में नहीं बनाया जाएगा। ये उसका एक अहम नुक्ता था। तो ईरान पहले ही वो अपने लिए एक किस्म की रेड लाइन लगा चुका है कि हमने इससे पीछे नहीं जाना। जैसे ही उनका ये बयान मीडिया की नज़र हुआ, ईरान का जो डेलीगेशन था उन्होंने कहा कि हमने अब मज़ीद इसमें बैठ के आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करनी। अब ये सब के लिए, मतलब हमारे वाले जो गए थे उन बेचारों की तो माँ ही मर गई ना। माँ मर गई का मतलब मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि उनको तो जैसे कहते हैं ना, सांप सूंघ गया, उनको समझ ना आए कि हम जाएँ कहाँ। हमने तो ये सारी तस्वीरों के लिए मामला बनाया था, तो अब ये किस तरफ चल निकला है। बहरहाल आखिरी खबरें आने तक
वैसे तो मीडिया डिफरेंट किस्म के क्लेम कर रहा है। कोई कहता है कि जेडी वैंस वहाँ से रवाना हो गए स्विट्ज़रलैंड से, कोई कहता है कि उनसे पहले ईरान वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में रवाना कोई नहीं हुआ। उसी प्रॉपर्टी पे होंगे या उसी प्रॉपर्टी के आगे पीछे लोग होंगे, मतलब उसी होटल में या उससे आगे पीछे वहीं स्विट्ज़रलैंड में ही। लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया कि जब तक सदर ट्रंप इस तरह के बयान देने से बंद नहीं करते और अपने ये अल्फाज वापस नहीं लेते जो उन्होंने आज अदा किए हैं, हम मज़ीद इस नेगोशिएशन में नहीं बैठेंगे। तो एक तौतल आप कहें, खलल कह लें, मुज़ाकरात के अंदर आ गया और वजह बनी सदर ट्रंप के बयानात। अच्छा, वैसे सभी हैरान हैं कि एक तरफ सदर ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जेडी वैंस को भेजा गया है। फिर आपको ये भी बताया कि जेडी वैंस कमरे में बेचारे पहले ही पहुंच गए, प्रेस भी मौजूद थी, तस्वीर भी लेना चाहते थे। तो ऑप्टिक्स में भी ईरान जो है वो टफ गाय वाला अपना एक स्टांस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये जब सदर ट्रंप ये बयानात देते हैं तो उससे उन्हें एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि ईरान रिटेलिएट करेगा, और वही हुआ, ईरान ने इस पर रिटेलिएट किया। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, ये मुज़ाकरात हो पाते हैं, नहीं हो पाते, बात आगे चलती है, नहीं चलती, ये पता चल जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि बात चलेगी। लेकिन जैसे ही ये मुज़ाकरात ऑफ हुए, जो पूरी दुनिया के अंदर क्रूड की प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, वो कम से कम $3 ऊपर चली गई। और $3 कह लीजिए या तकरीबन कोई $2.5 और 3% के करीब वो तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर चली गई फौरी तौर पर। लेकिन ये इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं है कि इनसे रेट पूरी दुनिया के अंदर बदलें। किसी ने सवाल पूछा था कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो ये 160 लीटर के करीब एक बैरल में होते हैं। स्पेसिफिकली ये 159 पॉइंट समथिंग, मतलब 106, आप राउंड फिगर लगा लें कि तकरीबन 160 लीटर जो तेल होता है वो एक बैरल में होता है। और गैलन जो अमेरिका के अंदर बिकता है उसके अंदर तकरीबन 3.75 या 3.78 लीटर्स होते हैं। 4.25 लीटर का तकरीबन एक गैलन होता है। तो 4.25 लीटर का एक गैलन होता है और 160 लीटर का एक बैरल होता है, जिसकी हम तेल के बैरल की कीमत आपको बताते हैं $76, $76 या $73। अच्छा, अक्सर आप सोचते होंगे कि ये मैं 76 भी कहता हूँ, 76 भी कहता हूँ, ये दोनों फिगर्स आपको क्यों देता हूँ? वजह यह है, हमें बहुत सारे सुनने वाले अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जो लोग उर्दू में गिनती को नहीं जानते। अब आप कहेंगे वो कौन से हैं? वैसे तो आप पाकिस्तान में ही देख लें, आपके DG ISPR को ही नहीं पता। अगर मैं 59 कहूँगा तो उन्हें नहीं पता होगा कि 59 क्या है, क्योंकि वो 58 को 58 कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग उर्दू की गिनती को नहीं समझते। इसी तरीके से लोग 89 और 89 के अंदर भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तानी पेरेंट्स के घर में, मीन जिनके माँ बाप पाकिस्तानी हैं लेकिन वो अमेरिका में पैदा हुए या बरतानिया में पैदा हुए या वो वेस्ट में पैदा हुए कहीं भी, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्कूलों में नहीं पढ़े, उर्दू को लिख नहीं सकते, उस तरीके से पढ़ नहीं सकते, लेकिन माँ बाप उर्दू बोलते थे तो वो जब उर्दू को सुन के वो समझ सकते हैं लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते। तो उनके लिए फिर ये ज़रूरी होता है कि हम उसी गिनती को अंग्रेज़ी में भी आपके सामने रख दें ताकि उन्हें एग्जैक्ट फिगर्स का पता चले कि हो क्या रहा है। तो अब ये तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं, लेकिन ये तो मेरा ख्याल एक आध दिन में फिर अगला सेशन बैठेगा तो फिर नीचे आ जाएंगी। तो फिलहाल ईरान कभी भी यूरेनियम जो है इनरिच करने से अपने बुनियादी हक से पीछे नहीं हटेगा। ये ईरानी जो सदर हैं मसूद साहब, उनका बयान है। वो कहते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारे पीसफुल यूजेज हैं, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि इवन कैंसर जैसी मर्ज़ का इलाज भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से होता है। यही सारा न्यूक्लियर का जो काम जो आगे जाके बम बनाने के काम आ सकता है, वो इनिशियल स्टेजेस में इन चीज़ों के काम भी आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम हेल्थ केयर के लिए और बाकी सिविल इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर को इस्तेमाल करते रहेंगे, यूरेनियम को इनरिच करते रहेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरी तरफ इस्राएली फ़ौज जो बिल्कुल कमिटेड है कि हमने इस डील को तोड़ नहीं चढ़ने देना, बार बार वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लेबनान में सिक्योरिटी जोन में हमारी फ़ौज रहेगी और जब हमारा दिल करेगा, हमें मुमकिन ख़तरा महसूस होगा तो हम उन पर हमला कर देंगे। तो जो सदर ट्रंप उनसे डिमांड कर रहे हैं, जो जेडी वैंस उनसे डिमांड कर रहे हैं, वो इसराइल करने को तैयार फ़िलहाल नहीं है। हो जाएगा इवेंचुअली कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका किसी सूरत ये जंग नहीं करना चाहता, उनके मफाद में नहीं है। डिटेल से बता चुका हूँ, उनका CPI इंडेक्स, उनके महंगाई, तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ना यूरोप अफोर्ड करता है, ना अमेरिका अफोर्ड करता है। पूरी दुनिया की इकॉनमी को चोक कर देते हैं ईरान वाले जब वो आबनाए हरमज़ को बंद कर देते हैं।
इस वक्त भले मुज़ाकरात के अंदर खलल आया है, आबना हरमज़ जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है और वहाँ पर तेल की सप्लाई जो है वो रवां दवां है और वहाँ पर अभी तक कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ बैरल जो हैं वो वहाँ से गुजर चुके हैं जब से इस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कौमी असम्बली से। कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडरान हैं वो जब तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर को टेलीविज़न पर नशर नहीं किया जाता। ये भी वैसे क्या मज़ा है। अच्छा, अब आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी कि यार तकरीर जो है उसको नशर ना किया जाए, लेकिन कई दोस्त ऐसे होते हैं, मैं किसी की बदतारीफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें इतनी आदत होती है स्क्रीन पर आने की, इतनी कशिश होती है कि उनका जिस्म टूटता है अगर वो ना आए। मसलन हमारे दोस्त अली मोहम्मद ख़ान, क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान धीमे हैं, बड़े महज़ब आदमी हैं, पोलाइट हैं, आपको पता है, बहुत बड़े सुलह जो हैं। तो हमारी गवर्नमेंट में तो आपको पता है जनरल बाजवा ने और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर अनलीश किया हुआ था पूरे का पूरा मीडिया। याद कीजिए इमरान खान के ज़माने में पूरे का पूरा मीडिया जो है वो सारा वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद करता था। आसमा शराजी साहब इतवार बाज़ार पहुंची हुई थी तो हमारे लोगों को क्या करते थे कि टेलीविज़न पर बिठाते थे। एंकर जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने उसे चाबी दे रखी होती थी, वो भी हमारे ख़िलाफ़ बोलता था। नून लीग को भी बिठा देते थे, पीपल्स पार्टी को बिठा देते थे, वो दोनों हमारे मुखालिफ होते थे। तो एंकर, नून लीग, पीपल्स पार्टी और कई दफ़ा एक आध तजिया निगार भी टाउट किस्म का बिठा देते थे। तो जो पीटीआई का शख्स होता था वो अकेला होता था वर्सेस 4। अब उसे होता क्या था, नुकसान क्या होता था? टेलीविज़न का जो प्रोग्राम होता था वो अमूमी तौर पर 1 घंटे का, मतलब 8 से 9, उसके अंदर तकरीबन उस 1 घंटे के अंदर, किसी चैनल में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन तकरीबन उसमें 1 घंटे के अंदर जो है वो 24 मिनट के इश्तिहारात चलते थे और 36 मिनट का बात करने का मौका मिलता था। कई बड़े चैनल्स में वो इश्तिहारात 24 की बजाय 28 मिनट भी चलते थे और 32 मिनट बात करने का मौका मिलता था। अब वो जो 32 मिनट होते हैं उसमें जो 2, 4, 5 मिनट तो शुरू में एंकर ले जाता है अपना बयानिया देने में, उसके बाद सवालात पूछने में, दरमियान में टोकने रोकने में भी 2-4 मिनट। तो जो पीछे 25 मिनट या 24 मिनट रह जाते हैं वो 4 लोग बैठे हैं तो उन चारों में डिवाइड होगा तो खुद ही सोच लीजिए कि एक तरफ का बयानिया कितना आएगा और बीच में एंकर का भी शामिल कर लें। तो अगर 36 मिनट का टाइम है तो उसमें महज हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5-6 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। बाकी जो सारे का सारा 30-32 मिनट का दौरानिया होगा वो एंकर जो आपके मुखालिफ है और जो 3-4 उसने गेस्ट बिठाए हुए हैं वो भी आपके मुखालिफ। तो ये कारनामा किया जाता था इमरान खान साहब के साथ। तो फिर हमारे जो बहुत ही धीमे लोग होते थे, अच्छा फिर एक और बात जहन में रखिएगा कि अब तो सोशल मीडिया आ गया, वो मोनोपली टूट गई, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो ये भी मोनोपली या उससे पहले और भी ज़्यादा ये मोनोपली थी कि जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके जैसे ARY के 2-3 मेन प्रोग्राम थे, एक 7 से 8, एक 8 से 9, एक 10 से 11, इस तरीके से 11 से 12। तो अगर आप एंकर को टफ टाइम देते थे, मतलब कि एंकर भी क्योंकि मिलके खेलता था दूसरी तरफ, तो अगर आप उसको टफ टाइम देते थे, एक्सपोज करते थे, तो वो आगे से आपको टेलीविज़न पर नहीं बुलाता था। या इवन अगर आप अपोजिशन को भी टफ टाइम देते थे तो जो एंकर को इस्टेब्लिशमेंट ने एजेंडा दे रखा था कि पीटीआई को दबा कर डंडा फेरना है, वो ख़राब हो जाता था। अगर कोई हमारे जैसा बदतमीज़ चला जाता था, जैसे बदतमीज़ कहते थे प्रोग्राम में, और वो अपनी बात दबा कर करता था, तो फिर क्या करते थे कि एंकर साहब का पूरा एजेंडा शटर्ड हो जाता था। तो ऐसे लोगों को आइंदा टेलीविज़न पर नहीं बुलाया जाता था। अब जो तो हुकूमत का मेन चेहरा होते थे, मेन चेहरे का मतलब है कि जैसे आज अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आपको एक नज़र आएंगे पंजाब में ऊपर, तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन होते हैं वो तो मीडिया में आते ही रहते हैं। जैसे फवाद चौधरी थे, मैं था, दूसरे दोस्त थे, हम लोगों ने तो मीडिया पे आना ही होता था। इससे हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था अगर कोई एंकर हमें ब्लैकआउट करता था, अपने शो पर नहीं बुलाता था, तो 2-4-5 दिन के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हुकूमत की मेन उन्हीं लोगों के पास होती है, तर्जमानों के पास, तो उन्हें बुलाना पड़ता था। लेकिन जो दूसरे MNAs होते थे आम या वज़ीर, उनको जब कोई ब्लैकआउट करता था तो उनके लिए मसला बन जाता था फिर टीवी पे आना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद दोस्तों में, एक गुस्सा ना करें अगर दोस्त, एक हमारे सदाकत अब्बासी साहब, उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया, आपको पता है कि बहुत ही जुल्म करके उनसे पार्टी छुड़वाई गई। उनको भी टीवी पे जाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसी तरीके से अली मोहम्मद साहब को भी, अली मोहम्मद साहब को टेलीविज़न पर जाने से कई दफ़ा रोकना पड़ता था। रोकना क्यों पड़ता था कि जब हमें ये नज़र आता था कि टेलीविज़न पर हमारे ख़िलाफ़ है बयानिया, तो ये शरीफ आदमी ये उस तरीके से जाके ज़बरदस्ती अपना बयानिया वापस नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बदमाशी गुंडागर्दी थी ना, 4 वर्सेस 1, 4 वर्सेस 1 होता था ना। तो अपना आपको फिर जैसे कहते हैं ना कि अपना
धक्का दे के वापस आपको अपना बयानिया रखना पड़ता था। तो अली मोहम्मद एक पोलाइट आदमी है, वो ये नहीं करते थे। तो अगर उनको रोकते थे ना तो वो रुकते नहीं थे, नाराज़ हो जाते थे, दिल टूट जाता था, ऐसे होता था जिस्म टूट रहा है उनका टीवी पे जाने को। तो अगर आप याद करें तो अली मोहम्मद एक दिन में 4 प्रोग्राम टेलीविज़न पर करते थे। और इनको क्योंकि मैं तर्जुमान होता था, वज़ीर आज़म ने कई दफ़ा कहा होता था देख लें कौन कौन जा रहा है, हमारा बयानिया ठीक जा रहा है कि नहीं। तो अली मोहम्मद साहब को रोकना मुश्किल होता था। लंबी बात हो गई, आपको ये किस्सा मैंने सुनाने की कि ये बहुत सारे दोस्त जो टेलीविज़न पर अभी भी आप नून लीग से भी देख रहे हैं, तो ये कुछ जमात नहीं बेच रही होती, कुछ दोस्तों को शौक बहुत होता है मीडिया पर जाने का। अब उसी शौक में अली मोहम्मद खान साहब ने अब ये तकाजा किया है वहाँ पर कि हमारी तकरीरें आप ना रोकें, स्पीकर से ये कहा है। गौहर खान साहब ने भी यही कहा है कि अपोजिशन की तकरीरें जो हैं वो खुदारा मत रोकें, उन्हें ब्रॉडकास्ट होने दें। अली मोहम्मद खान साहब ने तो एक कदम आगे जाके कहा है कि मुसल्ला अफवाज और अदलिया पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सारे एमएनएज अच्छे बच्चे बन जाएं, जनरल्स के ऊपर कोई बात ना। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड है। फ्रॉड क्या है कि अगर आप किसी मिलिट्री जनरल पर तनकीद करते हैं, उसकी गलतकारी पर तनकीद करते हैं, तो कहा जाता है फ़ौज पर तनकीद हो रही। ऐसे ही है जैसे कोई मौलवी साहब किसी मस्जिद के मदरसे में किसी बच्चे के साथ ज़्यादती करते हैं, आप उन मौलवी साहब को बुरा भला कहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपने मज़हब पर तनकीद कर दी या आपने मस्जिद पर तनकीद कर दी, आप तो उस इंडिविजुअल पर तनकीद कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ क्योंकि जर्नल्स को सूट करता है शहीदों के पीछे छुपना, फ़ौज के पीछे छुपना, तो आप किसी भी मिलिट्री जर्नल की आइन शिकनी बताएं, उसकी आइन को तोड़ने की वारदातें बताएं, करप्शन बताएं, तो फौरी तौर पर ओहो फ़ौज पर तनकीद मत करें। ऐसे किसी जज की गलतकारी बताएं, ओहो अदलिया पर तनकीद मत करें। तो अली मोहम्मद खान साहब वो गुड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारे एमएनएज इस पर बात ना करें। साथ गौहर खान साहब ने भी कहा है कि अपोजिशन मेंबरान की तकरीरें टेलीकास्ट नहीं हुई, अगर जजेस का नाम लेकर इन पर तनकीद की जाएगी तो जनाब स्पीकर आपने जो किया ठीक किया। आज़म नज़ीर तारड़ आगे से कह रहे हैं कि आप जजेस पर और जर्नल्स पर तनकीद करेंगे तो हम आपकी तकरीरें काटेंगे। आगे से अयाज सादक कहते हैं कि कई दफ़ा आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ यहां पर बात हो जाती। मैंने दोबारा कहा ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में 3-4 फ्रॉड है। एक आप जनाब का बड़ा फ्रॉड है, कोई बंदा चोर हो, बेवाओं के प्लॉटों पे कब्जा किया हो, रिश्वत लेता हो, तबाही मचाई हो, वो मर जाए तब उसके खिलाफ बात ना करें। करेंगे तो आप बहुत बड़े बदतमीज़ होंगे। आप जनाब से हटके आप किसी को चोर और करप्ट कहेंगे तब आप बड़े बदतमीज़ हैं। तो ये आप जनाब के अंदर ही सारी करप्शन होती है पाकिस्तान में, नंबर 1। नंबर 2 फ्रॉड ये है कि आपने किसी जनरल को बुरा कह दिया तो ओ हो मुसल्ला अफवाज को आपने बुरा कह दिया। तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ यहां बात हो जाती है, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। ये कौन कह रहा है? ये अयाज सादक साहब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अयाज सादक साहब कह रहे हैं। ये कौन है अयाज सादक साहब? ये वही हैं जब इंडिया के साथ इमरान खान के ज़माने में एक झड़प हुई थी, अभिनंदन वाली, याद कीजिए। तो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थीं और माथे पर पसीना था। ये याद है ना आपको इनका बयान? वो फरमा रहे हैं कि मैं आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बात नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने तो आर्म्ड फोर्सेस का जो तिया पांचा किया था, उन्होंने कहा था इससे बुजदिल फौजी कोई नहीं, आज तक एक लड़ाई नहीं जीते। ये ख्वाजा आसिफ ने नाम ले लेकर इनके परखच्चे उड़ाए थे कि ना 71 में जीते, ना 65 में जीते, ना कारगिल में जीते। उन्होंने कहा इससे बुजदिल जो हैं वो लोग हैं ही कोई नहीं। फौज पूरी को कहा, उन्होंने कहा ये जीतते ही नहीं है और पूरी इम्प्यूनिटी के साथ ये पैसा लेते हैं। और उन्होंने बिल्कुल, लेकिन आज वो लोग तबलीग कर रहे हैं कि आप जनरल्स पर तनकीद करेंगे तो आप फ़ौज पर तनकीद करेंगे। साथ अली मोहम्मद खान साहब और गौहर खान साहब भी ये कहते हैं कि अच्छा आप तकरीरें चलाएं, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, उन पर बात नहीं करेंगे। तो ये वो असल में, हालांकि कर दें आपकी तकरीर जो है, आप पास मोबाइल फ़ोन रखें और अपनी तकरीर रिकॉर्ड कर लें। अगर आप ढंग की तकरीर करेंगे, अच्छी तकरीर करेंगे, सोशल मीडिया पे चलेगी। बहुत सारे लोगों ने, आपको मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपनी तकारीर जो है वो रिकॉर्ड की हैं और सोशल मीडिया पे डाली हैं और वो चली हैं। अगर आपने तकरीर, अब मैं होम्योपैथिक नहीं कहूँगा क्योंकि कई लोग मेरा ये व्लॉग देखते हैं, वो कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत ही मुरवजा किस्म का तरीका इलाज है। आप जब किसी भी बंदे के लिस्सेपन को, कमज़ोरी को होम्योपैथिक से कंपेयर करते हैं तो आप इस पूरे शोबे की तौहीन करते हैं। मैं उनसे एग्री करता हूँ। माजी में जो कहा उसकी माजरत, हम होम्योपैथिक नहीं कहेंगे, हम कुछ और कह लेंगे। तो बहरहाल ये जो आप नरम गरम किस्म की तकरीरें करते हैं, जब तकरीर के अंदर है कुछ नहीं तो उसने मीडिया पर वायरल नहीं होना। वो भले आप उनके कैमरा से चलवा लें, भले अपने फ़ोन से चलवा लें, तो तगड़ी तकरीर करें, वो चलेगी आपकी तकरीर जहाँ भी आप रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तो तकरीरें बंद हैं। उधर केपी में
बजट के दौरान स्पीकर जो सलीम सवाती हैं, उन्होंने, बाबर सलीम सवाती जो केपी के स्पीकर हैं, वो अपोजिशन को कहते हैं कि बात करें, मैं आपका माइक खोलता हूं, और वहां अपोजिशन बात नहीं कर रही। साथ साथ वो पूछते हैं ब्यूरोक्रेट से कि ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी क्यों नहीं आए, बाद में इनको बजट नहीं मिला तो ये कहेंगे हमें बजट कम मिला। मीन वहां पर ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद नहीं थी सुनने के लिए। हाँ, ये अलग बात जो हम पिछले व्लॉग में आपको बता चुके हैं, और उससे पहले आपको शायद हमने ही ये वाहिद तज्जिया रखा था कि ये सब फ्रॉड हो रहा है आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। कोई एमपीएस का मसला नहीं है। ये मिलिट्री जनरल्स ने 2 ग्रुप बनाए हैं। ये कई दफ़ा आपको मार्केटिंग की ज़ुबान में बता दूं कि अगर आप किसी किस्म का कोई कोला पीते हैं ना, तो कई कंपनीज जो हैं वो मार्केट को सैचुरेट करने के लिए अपनी ही और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं ताकि कोई नया मार्केट में इंटर ही ना हो। उन्हीं की प्रोडक्ट के साथ लड़ती रहे। तो 2 बड़ी कंपनीज होंगी कोला की, तो बीच में उन 2 बड़ी कंपनीज ने 3-3, 4-4 अपनी ही चीज़ें जो है वो मार्केट में छोड़ी होंगी। अगर आप बड़ी 2 कोला कंपनीज को देख लें, पेप्सी कोला को, कोको कोला को, तो आप देखेंगे कि 3-3, 4-4, 5-5 फ्लेवर्स जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं मार्केट में, ताकि मार्केट सैचुरेट रहे, कोई और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट है उसके अंदर इंटर ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स करते हैं कि जब किसी बात के ऊपर अवाम के अंदर तिश्नगी होती है तो वो जमात इस्लामी को उतार देते हैं मुजाहरा करने को, क्योंकि वो तो कंट्रोल्ड होते हैं ना उनके। अगर जमात इस्लामी नहीं उतरेगी तो कोई और ग्रुप ना उतर जाए जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर दे और वो जनरल्स के कंट्रोल में ना हो। तो वो जो मुहावरा है ना कि अपना मारेगा छाँव के नीचे फेंकेगा, वो कहते हैं कि चलो जी हाफिज साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप निकल पड़े। हाफिज साहब फिर एक फरमाइशी किस्म का एक मुजाहरा करते हैं और जितनी उनको इजाज़त दी जाती है उतना मुजाहरा करके वो वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके हाथ के एमपीएस थे, उन्हें कहा कि आप लोग नारा लगा दें कि हम इस बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि सपोर्ट भी होगी, बजट भी पास होगा, सरप्लस भी होगा, जनरल्स को 175 अरब रुपए भी मिलेंगे। इसका हल एक ही है कि बजट पूरे साल का पास ना किया जाए, 1 से 2 महीने का पास किया जाए। अभी 28 तारीख को पता लग जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि इस चीज़ के खिलाफ कौन कौन बोलता है। आप देखेंगे कि बहुत लोग यहां पर 2 नंबरी करेंगे, वो सरप्लस पे बात करेंगे, दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे, इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे कि बजट पास ना करें पूरा। ये बारीक वारदात डाली जाएगी। और ये जहन में रखिए कि सलमान अकरम राजा जो मुल्क के बहुत ही मोतबर वकील हैं, वो ये कह चुके हैं कि बजट हम 3 महीने का पास करेंगे और आइन के आर्टिकल 125 के मुताबिक बजट 3 महीने का पास हो सकता है या उससे कम मुद्दत का पास हो सकता है। अब आपको जो तो बजट के खिलाफ नजर आएगा वो वाकई चाहता होगा कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और जो चुप करके कहे कि चले बजट पास कर लें, अजाफी सरप्लस ना करें, 175 अरब ना दें, वो फिर अंदर से कहीं ना कहीं से यही चाहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहें। तो आने वाले दिनों में आपको खुल के केपीके की असम्बली के अंदर नज़र आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। हम आपको अपना तज्जिया दे चुके हैं। मैं अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह रहा हूँ कि ये बजट भी पास करेंगे और फिलहाल पैकेजिंग में रखेंगे अंदर छुपा के 175 अरब भी और सरप्लस भी, और बाद में ये पैसा भी उनको देंगे, बल्कि ये पैसा उनको दे चुके हुए, मतलब उनसे ये कमिट कर चुके हुए हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सालाना 80 अरब रुपए की सिगरेट इस्तेमाल किए जाते हैं। 80 अरब सिगरेट, 80 अरब रुपए के नहीं, 80 बिलियन सिगरेट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से 43.5 बिलियन, मतलब तकरीबन 54%, आधे से ज़्यादा जो सिगरेट है वो टैक्स नेट का हिस्सा ही नहीं है। याद होगा कल खबर आई थी कि असद कैसर साहब और जो गौहर खान साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से इन सिगरेट्स के बारे में, टबैको के बारे में रिलीफ देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो इससे आप समझिए कि ये 300 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो धुएं में उड़ जाता है। 300 अरब रुपए के टैक्स की यहाँ पर चोरी है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्यों हमारे MNAs भी और नून के भी और सारे जो हैं वो सिगरेट्स में रिलीफ चाहते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।